तो नमस्कार। आज हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर नवीन निकुंज सर से। सर DN सिंह कॉलेज होशियार रजौन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं और लंबे समय से साहित्य की दुनिया में भी जुड़े हुए हैं। काव्य जगत से गहरा लगाव रहा है। इनसे खास बातचीत करते हैं, आप भी जानिए इनके बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और आप मूलतः सर असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। आपका शुरुआत शिक्षण पेशे में वहीं से हुआ या और कहीं से? हमारी शिक्षा हमारे गांव के स्कूल चंगेरी मिर्ज़ापुर के स्कूल से हुई है और उसके बाद हाई स्कूल पास करने के बाद साहिबगंज कॉलेज से मैंने इंटर पास किया। फिर कहलगांव कॉलेज शंकर साहब विक्रमशिला महाविद्यालय कहलगांव से स्नातक और फिर ओल्ड PG से भागलपुर विश्वविद्यालय से हमने स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। इसके बाद डायरेक्ट प्रोफेसर पर चले गए थे वहाँ या और कहीं? नहीं, हुआ यूँ कि मेरे मन में शुरू से ही शिक्षण के प्रति आकर्षण था और मैं चाहता था कि मैं व्याख्याता बनूं। ये मेरे मन में भाव था। तो 1978 ईस्वी में DN सिंह महाविद्यालय होशियार रजौन की स्थापना हुई और वहाँ के प्राचार्य महोदय डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने मुझे आमंत्रित किया कि आप एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं तो अच्छे शिक्षक भी सिद्ध होंगे, इसलिए आप मेरे महाविद्यालय में योगदान दें। कब से सर उस महाविद्यालय में हैं आप? मैं जिस साल MA पास किया 1986 में, अच्छा। उसी वर्ष के जुलाई महीने से वहाँ सेवा देना प्रारंभ कर दिया था। ये बहुत लंबा अनुभव है सर आपको। और उस समय से अभी लगातार वहीं पढ़ा रहे हैं या और फिर कहीं? उस समय के बाद 1986 के बाद कुछ समय के लिए हम गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य के रूप जिस भी शिक्षक को जहाँ जो जुक्ति आई वो वहाँ जुड़ते चले गए। और जब नीतीश कुमार जी ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति की घोषणा की तो फिर जो शिक्षक बाहर गए थे पुनः कॉलेज में योगदान दिए और तब से मैं भी वहीं कार्यरत हूँ। तो सर हमको ये बताइए, पहले अध्यापन कार्य आप कॉलेज में कराते होंगे शुरुआती दौर में? बिल्कुल। अभी भी बच्चे आते होंगे सर जी। दोनों बच्चे में क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर मैं पाता हूँ। 1986, 87, 88, 89 इन वर्षों में मेरी कक्षा में चाहे इंटर हो या स्नातक हो, विद्यार्थियों की संख्या 50, 60 से लेकर 100 तक हुआ करती थी। मुझे याद है कि इंटर में जब मैं पढ़ा रहा था, बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिली बेंच पर, तो वो खड़े होकर मेरा व्याख्यान सुनते थे। ये बात 1990 के पहले की है? जी। 1990 के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। वो खड़े होकर व्याख्यान सुनते थे और मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आता था। कभी ये नहीं अनुभव हुआ कि पैसे कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो उसके कारण पढ़ाई में कोई कोताही हो, ऐसा कभी अनुभव मैंने नहीं किया। और मुझे आंतरिक प्रसन्नता मिलती थी जिसके कारण मैं इस अध्यापन व्यवसाय से जुड़ा रहा। और आज भी जो नीतीश कुमार जी का अनुदान आता है और कॉलेज से मिलता है, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ अपने पेशे से, अध्यापन कार्य से, क्योंकि बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हूँ। बच्चे जब मेरी प्रशंसा करते हैं, जब वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी मजदूरी मिल गई। यही बात है। और अभी बच्चों में पढ़ने की ललक सर कैसा देखते हैं आप? उस समय जैसी अंतर आ गया है।
पहले जो जैसे बच्चों बोले में कि बच्चे बेंच से बाहर भी रहते थे, खड़े रहते थे हाँ, पढ़ने, लेकिन अभी की स्थिति में है सर वो अभी स्थिति? की स्थिति यह है कि 5-10 बच्चे आते हैं, सारा क्लासरूम खाली रहता है और आज उनके अंदर वर्ग कक्ष में बैठकर पढ़ने की जिज्ञासा बिल्कुल समाप्त हो गई है। कुछ बहुत ही कम बच्चे बच्चों हैं, बहुत कम बच्चों में रह गई है। बहुत कम बच्चों में, और खास करके लड़कों में तो बहुत ही कम, कुछ लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आगे हैं। सर आप नहीं सर मानते हैं सर इस बात को कि पहले जबकि शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम लोगों तक पहुंचता सर, शिक्षा तक, उच्च शिक्षा में विशेष करके, और अभी तो सामान्य रूप से सर सबों तक पहुंच है, लेकिन उस अनुपात में तो अभी और कमरे की आवश्यकता होनी चाहिए। बिल्कुल लेकिन स्थिति तो बिल्कुल उलट दिखती है। उलट दिखती है, और इसका कारण है कि इंटरनेट के युग में बच्चे मोबाइल में भी बहुत कुछ देख लेते हैं, और दूसरी बात कि वित्त रहित शिक्षा नीति ने बिहार में शिक्षा के स्तर को गिराया है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस बच्चे को मैंने नहीं पढ़ाया है क्लास में, फिर भी वह कुछ नहीं तो कम से कम सेकेंड डिवीजन पास हो जाता है। स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय, और शिक्षकों की मानसिकता हो गई है कि यदि बच्चे पास नहीं होंगे तो पास फेल के आधार पर जो हमको अनुदान मिलता है वह कहाँ से मिलेगा, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा। इसलिए एफिलिएटेड कॉलेज जितने हैं उनके अध्यापक प्रायः कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पास किया जाए, ताकि महाविद्यालय को ज़्यादा अनुदान आवे और फिर हम अपना पॉकेट भर सकें। सर आप इतिहास विषय के शिक्षक हैं। बिल्कुल। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं सर ये अध्ययन कक्ष, तो इसमें इतिहास के अलावा भी तो बहुत ढेर सारे पुस्तकें हैं सर, और क्या शौक रहे सर आपका? इतिहास के अलावा मुझे हिंदी साहित्य से बहुत प्रेम है। अच्छा। और इस प्रेम को जगाने वाले मेरे गुरुदेव जो जिन्होंने मुझे हाई स्कूल में पढ़ाया, उनका नाम है श्री अनिरुद्ध प्रसाद विमल। लगभग 30-35 पुस्तकें लिख चुके हैं जी। गद्य और पद्य पर उनका समान अधिकार है, और नाटक बहुत अच्छा लिखे और गांव में उसका मंचन भी कराए। तो आज भी वो हमारे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं। हमारे बीच जब भी वो आते हैं तो सिर्फ साहित्य पर हम लोग चर्चा करते हैं। साहित्य क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, हमारे पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने किस प्रकार की रचनाएं की, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और हमें साहित्य को क्यों जीना चाहिए, हम आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद विमल जी से सीखा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वही मेरे साहित्य के प्रेरणा स्रोत हैं। सर कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, एक कहावत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और विश्व के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यह शपथ ली कि अब दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, और 1939 में पुनः द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा भयानक सिद्ध हुआ। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और राष्ट्राध्यक्षों ने फिर यह योजना बनाई कि पुनः विश्व युद्ध नहीं हो, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हम सभी तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। आज रूस यूक्रेन को निगल रहा है, चीन ताइवान को निगलने के लिए तत्पर है। तो ये विस्तारवादी नीति आज के युग में भी है, और यह फिर इतिहास को दोहराने जैसा ही है। यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ
तो भयानक हथियारों का प्रयोग होगा, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी भयानक होगा। और फिर किस तरह से इंसानों की नृशंस हत्याएं होंगी, यह तो कल्पना ही कर सकते हैं। सर लेकिन कि मुझे नहीं लगता सर, आपकी बातों से हम सहमत नहीं हैं, इसलिए हम अपना तर्क रख रहे हैं आपके पास कि मात्र 26 साल में प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, लेकिन आज 75 साल हो गए सर। ऐसा बहुत बार हुआ कि लगा कि युद्ध होगा, अब जैसे कि विशेष करके शीत युद्ध के काल में ही लगा कि अमेरिका रूस के बीच युद्ध होगा, लेकिन हुआ नहीं। और आज भी तृतीय विश्व जैसी स्थिति, अब लोगों के पास इतना बुद्धि विवेक है सर, वो तृतीय विश्व युद्ध होने देंगे? आपको लगता है सर, एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको क्या लगता है सर? देखिए, तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका से सभी डरते हैं। बिल्कुल। आज पाकिस्तान भी भारत को कहता है कि मेरे पास एटम बम है। डर तो सभी रहे हैं, लेकिन एक बात है कि नादानी जब इंसान के दिमाग में घुस जाती है तो वह नीति के वचन को, परिणाम को नहीं देखता है। और परिणाम नहीं देखने के कारण ही आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका का ट्विन टावर उसको ध्वस्त किया गया। आज आतंकवाद पूरे विश्व को ललकार रहा है। कुछ देश आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं। तो रूप चाहे जो भी हो, आज युद्ध हम सब लड़ रहे हैं। तो क्या इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। तो फिर दोहराता क्यों है? सीख कर ही जो काम 26 वर्ष के बाद हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 26 वर्ष तक, 26 वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हमने सीखा, समझा, परिणाम की विभीषिका को गंभीरता से समझा, तभी तो यह 75 वर्षों तक खींचते चला आया। लेकिन अब लगता है कि हम उस मुहाने पर आ रहे हैं जहां आतंकवाद विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, विस्तारवाद यह भी एक बड़ी चुनौती है। और यदि इसका अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुका तो फिर परिणाम भयंकर होगा। एक बात सर आपसे जानना चाहते हैं, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं तराइन का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, मतलब इस तरह के बहुत से हम लोग रटते रहते हैं। इसका व्यवहारिक जीवन में कोई लाभ है सर? बिल्कुल है। कैसे? किसी भी युद्ध को क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, अगर इस पर विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि जो ठोकरें हमने खाई है वह ठोकरें फिर हम ना खाएं, इसलिए युद्ध नहीं हो। और यदि युद्ध हो तो हम किस तरह संगठित हों कि कोई आक्रांता हमको पराजित नहीं कर सके। आप सोचिए कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वह दाने दाने को मोहताज क्यों हो गया? सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, इतना विशाल देश, मुट्ठी भर अंग्रेज आते हैं और हमको गुलाम बना के चले जाते हैं। मुट्ठी भर मुगल आते हैं, हमको गुलाम बना लेते हैं और हम उनकी गुलामी में सदियों गुजरते रहते हैं। तो इन चीज़ों से अब सीखने की ज़रूरत है कि हमने जो गलतियां की, अपने आप में विभाजित होकर अब हमें संगठित होना है। और नहीं तो भारतवर्ष की बर्बादी के किस्से फिर लोग करने लगे हैं और इसका षड्यंत्र, इसको बर्बाद करने की योजना भी लोग बना रहे हैं। लेकिन उनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है। और यह तभी संभव है जब हम भारतवासी एकजुट होकर कहेंगे कि हमारा राष्ट्र ही सब कुछ है। राष्ट्र धर्म के सामने कोई दूसरा धर्म नहीं, मानव धर्म के सामने कोई दूसरा धर्म नहीं। जब यह हम कहेंगे तो हम भारतवर्ष को पुनः शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली, भाग्यशाली बना सकेंगे। तो क्या लगता है समाज में साहित्य जो है, आपका साहित्य क्या एक नई दे सकता है या इसमें उला सकता है, ऐसा कुछ साहित्य लगता है? बिल्कुल, साहित्य समाज का दर्पण भी है और दीपक भी है। जिस पर अंधेरे में चलते समय हम दीपक का उपयोग करते हैं और वो हमारा पथ प्रदर्शक होता है, उसी तरह साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है। साहित्य समाज दिशा में है कि हमें किस जाना है। जैसे रामायण और महाभारत भी हमारे साहित्य ही हैं।
रामायण पढ़कर हम परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं कि राम ने पिता के कहने पर गृह त्याग कर दिया। कल जिस राम का राज्यारोहण होना है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दूसरे दिन उनको कहा जाता है कि आपको वन जाना है। राम कोई प्रश्न नहीं करते हैं पिता से कि आखिर क्यों, मेरा दोष क्या है। आज के बच्चे प्रश्न करेंगे बिल्कुल कि पिताजी आपने मुझे क्यों डांटा, मेरी क्या गलती थी, लेकिन राम प्रश्न नहीं करते हैं और बन जाने के लिए सहर्ष तैयार जाते हैं। तो यह हमें पता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार के हृदय वाले थे, कितने उदार थे, माता पिता के प्रति उनके हृदय में प्रेम था, कितने आज्ञा पालक वो पुत्र थे। तो साहित्य हमें बताता है कि हमें भी उस दिशा लेनी चाहिए और अपने परिवार में इस प्रकार के वातावरण को बनाना चाहिए ताकि हमारा परिवार स्वस्थ रह सके। परिवार से समाज बनता है, समाज स्वस्थ हो, समाज से राष्ट्र बनता है। पुनः मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी साहित्य वह काम नहीं कर पाता है जिसकी लोग अपेक्षा रखते हैं। जैसे मेरे मन में एक बात आती है कि आज रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, लोगों की नृशंस हत्या कर रहा है। रूस में टॉल्स्टॉय हुए, मैक्सिम गोर्की हुए, एंटन चेखव हुए, इन सारे लोगों ने, खास करके मैं टॉल्स्टॉय का बहुत गुणगान करता हूँ कि उन्होंने हमें नीतिपरक रचनाएं दी, पुस्तकें दी। पुतिन पर उसका प्रभाव क्यों नहीं है? और इस बिंदु पर मैं जब सोचता हूँ कि एंटन चेखव का प्रभाव क्यों नहीं है, मैक्सिम गोर्की का प्रभाव पुतिन पर क्यों नहीं पड़ रहा है और वह युद्ध से बुद्ध की ओर क्यों नहीं विमुख हो रहा है, तो मुझे लगता है कि साहित्य से हम जितनी अपेक्षा रखते हैं उस अपेक्षा को साहित्य पूर्ति नहीं कर सकता है। यह वातावरण का दोष है और अभी का वातावरण इंटरनेट ने इस कदर लोगों को संकुचित कर दिया है, उसके मन मस्तिष्क को दूषित कर दिया है कि वह सिर्फ शक्ति की भाषा समझता है। तो हम यह कह सकते हैं क्या कि विज्ञान ने साहित्य को एकदम ध्वस्त कर डाला है? बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान आज ज़्यादा विध्वंसक हुआ है। कुछ मामले में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि दवाइयाँ आई गई, कुछ ऐसे उपकरण बनाए कि लोगों का जीवन सरल हुआ है, लेकिन सरलता में भी कुछ ऐसे हथियार गए हैं जो कि हमारे ध्वंस का कारण है और वह पूरी मानव जाति को विनष्ट करने के लिए तत्पर है। एक बात प्रश्न मन में आ रहा है सर कि आज लोग साहित्य कहाँ देखते हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत बुरा तबका है, लेकिन बहुत से बच्चे जब देखते हैं 69, 79, 89 इसमें जो है वो नहीं सही लिख पाता है सर। वो इंग्लिश में बोल देगा 79 या 69, लेकिन हिंदी वो गड़बड़ा जाता है, तो वो साहित्य को और कहाँ से जाए? सही बात है कि पाठक की साहित्य की प्रियता का जो संकट, पाठक की जो कमी हो गई है, वह भी इंटरनेट के कारण है। हम पुस्तकों को आज इंटरनेट ही छपाते हैं, वही इंटरनेट का यूज करते हैं, वही पे हैं। तो आम आवाम तो इससे विमुख हो गया। सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, इन लोगों के समय इंटरनेट नहीं था। आज लोगों के कान पर रामचरितमानस की चौपाई, हनुमान चालीसा कंठस्थ है, मीराबाई की रचनाएं लोग गाते हैं, बिंदु महाराज की रचनाएं लोग सुनाते हैं। लेकिन आधुनिक कवियों में आप पूछेंगे कि किस कवि ने क्या लिखा है, तो शायद ही कोई बता पाए। आज अतुकांत कविताओं ने भी पाठक के हृदय में स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि गीत, लय, सुर, धुन, ताल, संगीत जहाँ होगा वह हृदय में प्रवेश करता है। और आज की जो कविताएं हैं वो मस्तिष्क की उपज हो गई हैं, हृदय की नहीं। तो ऐसे में पठनीयता का तो संकट सचमुच में है। चलिए सर, आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई सर, कुछ मंथन हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।